नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इरिगेशन लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप की हमने इससे पहले गुप्ता एंड गुप्ता पूरी कर ली है, एसी एकेडमी की शीट पूरी कर ली है और अब हम एसके गर्ग के क्वेश्चन करने वाले हैं। एसके गर्ग बुक इरिगेशन के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। बुक में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी मिलेगी, वो खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, हाँ, परंतु इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि आपको करने जरूरी हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर एसके गर्ग बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं। कुछ 40-45 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि बेसिक थ्योरी आपको इस चैप्टर की पूरी पता लग गई है, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह क्या रहा है, मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो आप, मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, थोड़ी स्क्रीन में कम आ रहा है। ये कह रहा है विद द इंक्रीज इन अ सप्लाइड इरीगेशन वाटर द यील्ड ऑफ क्रॉप। देखिए ये अभी अभी क्वेश्चन आया था, गुप्ता एंड गुप्ता में भी आ गया, ठीक है, और अभी हमने एसी एकेडमी की शीट की, उसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यील्ड ऑफ क्रॉप जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, पानी के साथ बढ़ती है, ओएमसी तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है। हम फील्ड कैपेसिटी जितना पानी देते हैं जो कि ओएमसी से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ओएमसी से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। क्यों होता है ये आपको मैंने बता ही दिया है कि हम मिट्टी में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, तो थोड़ा बहुत ग्रेविटी वाटर जो है वो दे दिया जाता है। तो फील्ड कैपेसिटी तक का पानी ये होता है ओएमसी। फिर हमारे पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उससे पहले कोई ग्रोथ नहीं होती पानी की, सारा का सारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो क्या होगा, इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज, ठीक है। तो यही सभी जगह एक सेम ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर अगला है इस चैप्टर का, ये क्रम से ही क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, ठीक है। 19 है, परंतु आप इसको ऐसे मत ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये इस चैप्टर के इससे पहले वाले हम सॉल्व करा चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्रॉप इन अ हॉट एरिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इन इंडिया द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्रॉप सितंबर में कौन सी क्रॉप आपको जो होगी वो खड़ी मिल सकती है, आप ये बताइए। देखिए मैंने आपको तीनों सीज़न बताए थे कि भारत में 3 सीज़न होते हैं, कौन सा, एक तो होता है रबी सीज़न, एक होता है खरीफ सीज़न और एक इसका बीच का होता है। आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक अगर आपको मिलेगी तो वो कौन सी मिलेगी, ठीक है। सितंबर के महीने में कौन सी फसल खड़ी मिलेगी, सितंबर के मंथ में आपको रबी खरीफ क्रॉप ही खड़ी मिलेगी, अक्टूबर में जाके आपको रबी क्रॉप मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्रॉप इन अ हॉट एरिड रीजन इन अ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सितंबर में जो फसल होगी बेसिकली वो कौन सी होगी, पहली बात तो आप ये पकड़ो, सबसे पहले फसल जो होगी वो कौन सी होगी, रबी की या खरीफ की, रबी की। तो देखिए रबी की है तो वीट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, वीट तो हमारे पास होगी ही नहीं, क्योंकि वीट जो है वो बेसिकली कौन से फसल है, खरीफ की फसल है। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो नहीं हो सकती थी, हम आंसरों को भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं। देखो कौन कौन सी नहीं हो सकती थी, देखो राइस वगैरह नहीं होगी, पटेटो, आलू, वीट, पल्स, मस्टर्ड, सरसों नहीं होगी, ग्राम चना नहीं होगी, जौ नहीं होगी, अलसी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी फसल का कॉम्बिनेशन हो सकती है कि कौन सी हो, ज्वार हो, सोयाबीन हो, राइस हो, बाजरा हो, कॉटन हो, मेज़ हो, तंबाकू वगैरह हो, ठीक है। तो ये फसलें हो सकती हैं कि आपको मिल जाए खरीफ सीजन में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है, राइस और शुगर, वीट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है। दूसरा हमारे पास किसका कॉम्बिनेशन और नहीं बनता, तंबाकू और कॉटन, तंबाकू और कॉटन जो है उसका कॉम्बिनेशन। तो ये पूछ क्या रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्रॉप जो होगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्रॉप जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, ठीक है। बाजरा बिल्कुल हो सकता है, मेज़ बिल्कुल हो सकती है, मक्का और बाजरा जो है ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। बी सी तो नहीं हो सकता, पहली बात तो देखिए राइस हो सकती है, शुगर कैन हो सकती है, सॉरी शुगर कैन उसमें बोई जाती है अपने पास रबी में, वो रबी में बोई जाती है, तो शुगर कैन तो गलत हो गया। इसी तरीके से कॉटन तो हो सकती है, पर तंबाकू हमारे पास रबी में ही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाला जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा होगा, यही आंसर होगा, कौन सा, बाजरा और मेज़, ठीक है। बाजरा और मेज़ जो है वही होगा, आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बाजरा और मेज़, राइस, बाजरा
मेज वगैरह, ठीक है, ये होगा। दूसरा बताऊँ वहाँ पर राइस क्यों नहीं है? राइस इसलिए नहीं है, राजस्थान में राइस बोए नहीं जाते। क्यों? देखिए राइस, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बार बार माइक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्यों नहीं होगा, एक चीज़ तो अपन ने यहाँ पर भूल ही रहे हैं, कौन सा? राइस इसलिए नहीं होगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये कह रहा है कि मोस्ट अरेड रीजन है, जहाँ शुष्क इलाका है तो इतना ज़्यादा पानी होगा नहीं, तो राइस की फसल हम नहीं करेंगे। कॉटन तंबाकू भी नहीं होगा, तो वहाँ पर कम पानी की जो फसलें होंगी वो होगी, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गई, इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिना पानी के भी हो जाती हैं, जो बरसात का समय होता है उसी से ही हो जाता है मामला इनका सेट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास होगा अरेड रीजन होने की वजह से ए आंसर नहीं है, नहीं तो ये भी कॉम्बिनेशन सितंबर में कहीं और जगह तो मिल सकता है, पर राजस्थान में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यहाँ पर, द मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। देखिए राइस की इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर अधिकतम है, राइस इज एग्जिबिटेड, तो इससे होगा क्या? ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ड्यूटी उतना ही क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये मैंने आपको बताया भी था ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक में, जैसे इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिस फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसमें ड्यूटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे। जिस फसल को कम पानी चाहिए होता है वहाँ पर ज़्यादातर पानी यूज़ आएगा, तो ड्यूटी बढ़ जाती है पानी की, ठीक है। तो ड्यूटी हमारे पास क्या होगी? लेस हो जाएगी, लेस ड्यूटी आएगी अगर हमारे पास मोर वाटर रिक्वायरमेंट है। तो राइस जो क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इस वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि भैया इसमें जो मिनिमम ड्यूटी वैल्यू आएगी, तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सी, मिनिमम ड्यूटी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? देखो पढ़ो, द क्रॉप अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज एक्सपेक्टेड टू द मैक्सिमम ड्यूटी। अब देखिए मैक्सिमम ड्यूटी का मतलब क्या है? ऐसी क्रॉप जिसमें सबसे कम पानी चाहिए होगा, वो जिसमें सबसे कम पानी चाहिए होगा वो हमारे पास क्या होगी? उसमें ड्यूटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो राइस में तो हो ही नहीं सकती, बी ऑप्शन तो गलत हो गया। इनमें सबसे कम किस में होता है? देखिए शुगर केन से भी कम वीट में होता है, ठीक है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर वीट होगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पर बात करें तो राइस जो है उसकी ड्यूटी कम है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं हल्का सा बड़ा और करूँ तो देखिए भैया राइस जो है उसमें डेल्टा कितना है? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। जो शुगर केन होता है उसमें कितना है? 90 सेंटीमीटर। जो हमारा वीट होता है उसमें कहीं बुक में 40 लिखा हुआ है, कहीं 37.5 लिखा हुआ है। जो होती है उसमें 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये 25 सेंटीमीटर, और तंबाकू जो होता है उसमें 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ड्यूटी की अगर बात करें, ड्यूटी अगर हम बात करें तो डेल्टा सबसे ज़्यादा है इसका, तो ये ड्यूटी इसकी मिनिमम होगी, लगभग 730 के पास होती है, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है, वैसे वैसे ड्यूटी हमारे पास क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वापस से सुनो क्वेश्चन की। ये कह रहा है द क्रॉप अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज एक्सपेक्टेड टू द मैक्सिमम ड्यूटी। मैक्सिमम ड्यूटी अब किसकी होगी? मैक्सिमम ड्यूटी जो हमारे पास होगी वो देखो वीट की होगी, क्योंकि सबसे कम पानी इसी को ही चाहिए। जौ की भी नहीं, जौ और वीट की लगभग 30 इसके बीच है, तो वीट की होगी। जौ दिया ही नहीं होगा ऑप्शन में, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जौ नहीं दिया हुआ, तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? वीट, ठीक है। तो इनमें तो सबसे कम वीट की सबसे ज़्यादा ड्यूटी होगी, क्योंकि सबसे कम डेल्टा लगभग 40 सेंटीमीटर या 37.5 सेंटीमीटर इसको डेल्टा की ज़रूरत होती है, और इसकी ड्यूटी लगभग कितनी होती है? 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हल्का फुल्का याद होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से याद होने चाहिए वो भी एक बार टेबल मेरे साथ आपको मैंने थ्योरी में बता रखी है, फिर भी आप इसको उतार लेना। राइस की 730 के करीब होती है, फिर शुगर कैन की 775, वीट और जौ की एक लगभग होती है, मेज़ की हमारे पास होती है यहाँ पर, ये मेज़ में ये 25 गलत लिखा हुआ है, ये 45 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेज़ में हमारे पास कितना होता है? 1500 होती है, ठीक है। तो इतना आप याद रख लेंगे तो बहुत है जी, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा? ए, वीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग आपको पता है, बोने के बाद जब पहली बार पानी देते हैं। कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड, कब होता है? एट अ टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग के टाइम पर नहीं, जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग, गलत, लास्ट वाटरिंग होती है वो तो। आफ्टर 3 वीक, ये डिपेंड करता है अलग अलग, परंतु 2 से 3 4 सप्ताह जैसे हमारे पास होता है किसी का,
ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि लगभग हमारे पास सोइंग के बाद जो फर्स्ट वाटरिंग दी जाती है, लगभग 3 सप्ताह का टाइम बोल रहा है ऑन एन एवरेज, तो वो कहा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर आराम से हम लगा सकते हैं, कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सोइंग के बाद होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द ड्यूटी ऑफ अ इरिगेशन वाटर, ये कह रहा है द ड्यूटी ऑफ अ इरिगेशन वाटर फॉर अ गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होती है, मैंने बताया था आउटलेट पर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फील्ड पर। फील्ड ना बोलेगा तो वाटर कोर्स बोलेगा। ठीक है, तो सी आंसर होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा, आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट रेफरेंस मेड टू ड्यूटी फॉर यूजुअली रिलेटेड टू। ड्यूटी से रिलेटेड जो हमारे पास यूजुअली जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जो होते हैं, वो क्या होती है, जो यूजुअली रिलेटेड टू द ड्यूटी, कुछ और भी लिखा हुआ है, ड्यूटी फॉर क्रॉप। देखिए ये याद रखना, ड्यूटी फॉर क्रॉप जो होती है वो कैनाल आउटलेट फैक्टर से रिलेटेड होती है, आउटलेट फैक्टर से रिलेटेड होती है। जहां हमको पता है कैनाल आउटलेट फैक्टर क्या होती है, ड्यूटी एट फील्ड कोर्स या आउटलेट होती है, वो होती है। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, हेड ऑफ वाटर कोर्स या हेड ऑफ फील्ड या फिर आउटलेट पर जो हमारे पास ड्यूटी है वो मेन होती है, और वही ड्यूटी फॉर क्रॉप कहलाती है। तो कैनाल आउटलेट फैक्टर के देखो कितने क्वेश्चन हो गए, एस अकेडमी में भी बहुत क्वेश्चन आ गए, अब घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले मेरे साथ ही। ठीक है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। क्या कि ड्यूटी फॉर क्रॉप, अगर कोई बोले कि ड्यूटी फॉर क्रॉप का मतलब, तो ये कैनाल आउटलेट फैक्टर या आउटलेट फैक्टर या ड्यूटी एट वाटर कोर्स, वाटर कोर्स ना बोलेगा तो फील्ड कोर्स। ठीक है, अब इनमें से कैसा भी ऑप्शन वो दे तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 के बाद 25 देखिए, द ड्यूटी एट अ एंड पॉइंट ऑफ कैनाल, ड्यूटी एट अ एंड पॉइंट ऑफ कैनाल माइनर। कैनाल माइनर का एंड पॉइंट क्या होता है भैया, देखिए मेन कैनाल, मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो माइनर के एंड पर तो आउटलेट होता है। ठीक है, तो आउटलेट होता है भैया, तो आउटलेट होता है, तो आउटलेट ड्यूटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, आउटलेट ड्यूटी होगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। फ्लो ड्यूटी का मतलब हमारे पास जो कैनाल में चल रहा है उसकी बात हो रही है। स्टोरेज ड्यूटी का मतलब जो लॉसेज हो रहे हैं हमारे पास, NIR की बात होना चाह रही है। कह रहा है फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप यूजुअली कॉल्ड, सबसे पहली वाटरिंग जो होती है उसको क्या, कौन सी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग जो होती है वो कौन सी वाटरिंग होती है, ये कह रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाटरिंग जो होती है उसको कोर वाटरिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए फील्ड प्रिपरेशन के लिए तो पलेव की जाता है, पलेव जो है वो किया जाता है, परंतु हमारे पास टोटल वाटरिंग को क्रॉप वाटरिंग बोलते हैं, डेल्टा जो होता है। तो फर्स्ट वाटरिंग जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और मैक्सिमम पानी की ज़रूरत आपको यहीं पड़ती है, किसी भी फसल को यहीं पड़ती है, और सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज भी इसी दौरान हमको कोर पीरियड, कोर वाटरिंग के दौरान देना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी होगा। ठीक है, कोर वाटरिंग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला 27, वहाँ ये कह रहा है कि द क्रॉप, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, मैं आपके साथ साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है द क्रॉप सीक्वेंस विच कैन नॉट बी यूज। तो ये हमको पता है क्रॉप रोटेशन जो हम यूज़ करते हैं, विच कैन नॉट बी सर्व एनी यूजफुल पर्पस, ये कह रहा है कोई भी यूजफुल पर्पस नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सी हो। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट क्रॉप रोटेशंस के बारे में, हमने कुछ बात भी की थी, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो तो। देखिए क्रॉप रोटेशन का बेसिक फंडा क्या है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर रिवीजन करा दूंगा। देखिए क्रॉप रोटेशन का बेसिक फंडा ये है, अगर आपने एक नकदी फसल कैश क्रॉप लगाई है तो दूसरी आपको कौन सी लगानी पड़ेगी, खाद्यान्न फसल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास बात कर सकते हैं कि भैया कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सूट नहीं कर रहा। और एक चना, चना जो होता है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर क्रॉप होता है जो कि नाइट्रोजन की मात्रा फील्ड में बढ़ाता है। तो चने का कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ है वो तो सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अनअप्रोप्रिएट ये है कि राइस जो होती है ये भी खाद्यान्न फसल होती है, और उसके बाद तुरंत बाद आपने अगर वीट बो दिया तो ये भी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, तो पूरा एक साल आपका किस में चला गया, खाद्यान्न फसलों में ही चला गया। ठीक है,
तो फिर आप कैश क्रॉप बोल रहे हो, तो यहाँ पर कोई न्यूट्रिशन पैदा करने वाली हमारे पास चना वगैरह या फिर ज्वार वगैरह नहीं है। तो ज्वार या चना जो होती वो होती तो हमारे पास बहुत अच्छा होता, परंतु नहीं है। बाकी सब में ग्राम वगैरह है, ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। वीट खाद्यान्न फसल, फिर हमारे पास ज़्यादा पानी, फिर कम पानी वाली फसल ज्वार, ठीक है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर दोनों में देखिए राइस भी अच्छी खासा पानी लेता है और वीट भी अच्छा खासा पानी लेती है, तो दोनों एक ज़्यादा पानी लेने वाली फसल हो गई, ठीक है, ये सही है। राइस फिर कम पानी लेती है, डॉक्टर क्रॉप, और फिर राइस, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉटन के बाद वीट, फिर ग्राम, ठीक है, कैश क्रॉप, फिर खाद्यान्न फसल, और फिर हमारे पास डॉक्टर क्रॉप, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हो। और भारत में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोटेशन होते हैं वो क्या होती है, वीट के बाद ज्वार या ग्राम भी हो सकता है, फिर वीट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा राइस के बाद राइस हुआ, उसके बाद चना हो, राइस के बाद फिर हमारे पास चना हो, जबकि वहाँ क्या दे रखा था, वीट दे दिया, राइस चना वाइस हो सकता है आराम से। कॉटन के बाद वीट हो जाए, ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, ग्राम, ये ऑप्शन भी है, कॉटन वीट ग्राम, फिर वापस से कॉटन वीट ग्राम, कॉटन वीट ग्राम, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन, वो आना भी चाहिए। मैंने आपको थ्योरी में डिटेल में पढ़ाया भी था और याद भी है, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी थोड़ा लॉजिक लगा के इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि राइस के लिए कोर वाटरिंग डेप्थ कितनी होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। वीट के लिए कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर, और राइस के लिए ये गुप्ता में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, 19 सेंटीमीटर होती है भैया, ठीक है, तो आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, तो आंसर होगा 19 सेंटीमीटर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोर पीरियड विद इन विच द क्रॉप मस्ट रिसीव इट्स फर्स्ट मेजर वाटरिंग। ये कह रहा है कि जो कोर वाटरिंग होती है वो लेस होती है क्या ह्यूमिडिटी रीजन में, लेस फॉर ड्राई क्लाइमेट, अरे ड्राई क्लाइमेट में तो ज़्यादा होगी, ठीक है, सभी में इक्वल नहीं हो सकती, विंटर वगैरह में ये होता है। तो जो उमस भरा ह्यूमिडिटी वाला जो होता है उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, वातावरण में नमी होती है, तो इवेपोरेशन लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर डेप्थ हमारे पास कम देनी पड़ेगी। तो जो कोर वाटरिंग है उस सबसे कम कब देनी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी, जब आर्द्रता होती है, नमी होती है वातावरण में, तब देनी पड़ती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, लेस फॉर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड क्लाइमेट, जो आर्द्रता वाला उमस भरा क्लाइमेट होता है उसमें हमारे पास सबसे कम होती है हमारे पास कोर वाटरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है कि द क्रॉप आउट ऑफ विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी नहीं है बताओ भैया, टी है, जूट है, शुगर कैन है, राइस नहीं है, राइस खाद्यान्न फसल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल। ये कह रहा है इन इंडिया द कल्टिवेटेड एरिया इन रबी सीजन इज जनरली, देखिए आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए क्या, कि भैया रबी सीज़न और खरीफ सीज़न में, जिसको हमारे पास बेसिकली क्या भी बोलते हैं, इसको हमारा कौन सा रेशो भी बोलते हैं, रबी सीज़न तो हो गया था ना, क्रॉप रेशो भी बोलते हैं। कौन सा, रबी सीजन, जो CR है, क्रॉप रेशो जो है वो क्या होता है, रबी में जो की जाती है फसल वो, और खरीफ सीजन जो होता है, इन दोनों का जो रेशो होता है ये होता है। और जनरली ये जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 2 के आसपास होता है। यानी कि जो हमारा जो रेशो है, क्या बोल रहा है, द कल्टिवेटेड एरिया जो रबी सीजन में है वो लगभग दुगना होता है किससे, खरीफ सीजन में, ठीक है। जो इरिगेशन के लिए किया जाता है वो रबी सीजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि खरीफ में तो मानसून होता है, ठीक है। तो मानसून होता है तो आप वैसे ही कर सकते हो कि भैया मौसम बरसात का ही मिल जाता है, ठीक है। ड्यूटी डेल्टा में रिलेशन है, बहुत बार कर चुके हैं। मीटर में अगर बात हो रही है तो 8.64 होगा आंसर, परंतु क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, सेंटीमीटर में, तो आंसर होगा 864, ठीक है। तो आंसर यहाँ ए लगाएंगे ना कि बी। मीटर होता तो 8.64 लगा देते हैं, कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये SK गर्ग बुक के सॉल्यूशन चल रहे भैया, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई खास दम बचेगा नहीं, फिर न्यूमेरिकल जो बचते हैं वो भी हो गए हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो सब्जेक्टिव की कहानी बचती है, डिज़ाइन डिस्चार्ज वगैरह निकालना। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, कंजम्पटिव यूज फॉर अ वाटर फॉर अ क्रॉप रिप्रेजेंटेड, कंजम्पटिव यूज ऑफ अ वाटर फॉर अ क्रॉप रिप्रेजेंटेड, बताओ भैया, द ट्रांसपिरेशन नीड ऑफ क्रॉप,
कंसेप्टिव यूज में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नीड ही होती है कि केवल, नहीं, इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड होती है क्रॉप की, एंड प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, सी आंसर सबसे बेस्ट लग रहा है, कोई और आंसर नहीं लग रहा, ठीक है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड और कुछ मात्रा में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अब फटाफट से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में भी आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसपिरेशन एंड माइनर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कंजम्पटिव यूज। देखो अब यहाँ पर इरिगेशन वाटर बोल दिया, केवल वाटर रिक्वायरमेंट बोलता तो कंजम्पटिव यूज होता, परंतु इरिगेशन हम जब करते हैं तो हम कौन सा करते हैं, CIR करते हैं। क्यों? क्योंकि CU में से इफेक्टिव रेनफॉल घटाता है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ इरिगेशन ना लिख के वाटर रिक्वायरमेंट लिखा होता तो आंसर हमारा ए सही होता, कंजम्पटिव यूज, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है। परंतु यहाँ इरिगेशन वाटर लिखा है तो हम CIR देंगे, ठीक है, यहाँ CIR देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, CIR मतलब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं भी दिख रहा हो अच्छे से तो क्या है कि मैं अभी आपको डिक्टेट कर देता हूँ, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या रहा है, कह रहा है व्हेन देयर इज अ नो परकोलेशन लॉसेस, कोई परकोलेशन लॉस, कोई लीचिंग, फॉर अ लीचिंग एंड फॉर नो नीड एंड अदर सच सॉइल नीड, कोई नो नीड है, कोई परकोलेशन लॉस, कोई लीचिंग लॉसेज नहीं है। फिर कह रहा है कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए हमारे पास NIR होती क्या है, NIR यही तो होती है CIR प्लस में, CIR प्लस में हमारे पास क्या होता है आगे, अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, अदर रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है लीचिंग वगैरह के लिए या लैंड प्रिपरेशन वगैरह के लिए। फिर ये कह रहा है व्हेन देयर इज नो परकोलेशन लॉस फॉर अ लीचिंग, कोई लॉस नहीं है लीचिंग के लिए, कोई लॉस नहीं है, और अदर कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। तो जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है वो बेसिकली क्या रह जाएगी, केवल CIR रह जाएगी, केवल और केवल CIR रह जाएगी। और CIR क्या होता है, CU माइनस में RE। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, CU माइनस में RE। एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं करी, तो B आंसर हो जाएगा CU माइनस में RE, जिसको हम बोलते हैं CIR। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, भाई समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है हमसे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो GIR है, GIR जो है हमारी ऑफ अ वाटर इक्वल्स टू, बताओ भैया GIR होती क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट में क्या मिलता है FIR बटे में इनपुट में क्या मिलता है NIR, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये पूछ कह रहा है GIR क्या होगी ना, तो ये तो हो गई वाटर कन्वेंस, नहीं ये सॉरी आउटपुट में ला FIR और यहाँ होता है GIR। तो बताओ भैया GIR क्या हो जाएगी, GIR हो जाएगी FIR बटे में, FIR बटे में कन्वेंस एफिशिएंसी, ये हो जाएगी, ठीक है। परंतु यहाँ पर कोई ऐसी दे रखी है कि कोई ऑप्शन ऐसा कि नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है NIR, ठीक है। अब NIR को क्या लिख सकते हैं, हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, NIR बटे में FIR, ठीक है। ऑप्शनों में कहीं FIR नहीं है तो FIR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NIR बटे में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसको मैं यहाँ पर पटक रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, FIR की जगह मैं लिख सकता हूँ NIR बटे में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, और ये हमारे पास हो गया GIR, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने आपको एफिशिएंसी वाला टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप दोबारा देख लीजिए, अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही चीज़ें समझने वाली है। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कैनाल में होने वाले लॉसेस, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो एप्लीकेशन लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर आंसर है क्या कोई ऐसा, NIR डिवाइडेड बाई ये, तो आंसर होगा यहाँ पर कौन सा, B, ठीक है। आंसर होगा हमारे पास NA इंटू NC, कन्वेंस एफिशिएंसी एप्लीकेशन एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है। देखो जी भाई कोई दिक्कत हो तो बात करो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। थोड़ा सा रुक लेता हूँ, एक दिन मैं पानी पी लेता हूँ, इतने आप इसको देख लो।
चलें आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ अ वाटर स्टोर्ड। देखिए ये चीज़ें आपको आराम से दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। द रेशो ऑफ अ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन टू द एक्चुअल डिलीवरी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी यही तो होती है, स्टोर्ड मतलब NIR और सप्लाई मतलब FIR। ठीक है, तो इसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। स्वयं करें। 38 नंबर देखो, द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाई अ क्रॉप फॉर फ्रॉम द सॉइल इज। देखो भैया कौन सा खींचा जा सकता है, कैपिलरी वाटर खींचा जा सकता है, तो आंसर बी होगा। देखो इनको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना, आप आराम से कर सकते हो, तो बी आंसर होगा। कैपिलरी वाटर जो होता है वही क्रॉप ले सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यहाँ मॉइस्चर हेल्ड बाई अ वेल ड्रेन सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ये रिपीट हो गया क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है आपको, वो सॉरी अगेंस्ट द ग्रेविटी जो होता है फील्ड कैपेसिटी होता है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हुई। 40 नंबर करा रहा हूँ, आप वो कर लीजिएगा, जो शीट है वो देख लेना नीचे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ क्रॉप इज। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहाँ पर आता है, एक बार मैं पूरा फॉर अ क्रॉप रिप्रेजेंटेड बाई, क्या बताता है भैया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, आप खुद से बताओ कौन सा नंबर है ये, हमारे हाइग्रोस्कोपिक वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 40 का आंसर जो होना चाहिए वो होगा ए। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दो। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने का मतलब मिट्टी में अब केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर बचा हुआ है, मेरे को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है ये ना। कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं, अरे बहुत है अभी तो। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन। हाँ, ये कह रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है विच इज रिटेन्ड इन अ रूट जोन ऑफ अ सॉइल बिफोर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज। ये कह रहा है कि द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है विच इज रिटेन्ड बाय अ सॉइल रूट जोन ऑफ अ रूट जोन इन अ सॉइल बिफोर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर, जो होता है वो क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस ये होता है, और क्या होता है, इरिगेशन वाटर के बाद होता है, तो ये होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन ये भैया फील्ड कैपेसिटी है। ठीक है, PWP ये है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये है कौन सा, पहले तो देख लो 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर, आप पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विच इज रिलेटेड टू विच इज रिटेन्ड इन अ रूट जोन ऑफ अ सॉइल इज इक्वल्स टू। देखिए अब यहाँ पर ऐसे देखें इसको, जो होगा वो क्या होगा, वो लेस देन होगा या अपने पास कम होगा या ज़्यादा होगा, पहले तो ये देखो, देखो एस को ऐसे समझो, देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ये फील्ड कैपेसिटी होती है ये। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हमेशा कम होता है किससे, PWP माइनस फील्ड कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए PWP और फील्ड कैपेसिटी जो होती है, इनके बीच का जो गैप होता है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो इनके बीच में वाटर डेफिशिएंसी है। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाला जो पार्ट है वो छोटा होता है। ठीक है, तो कम होता है, लेस देन होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ विल्टिंग पॉइंट का मतलब PWP की बात हो रही है, आपको बहुत अच्छे से पता है, इससे हमारी एक थ्योरी क्लियर हुई। देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, चीज़ें आसान है पर घुमा फिरा के पूछा है उस चीज़ को। तो ये वाला जो गैप है इसकी तुलना में कम है। ठीक है, तो लेस देन आएगा, देख लो एक बार बोर्ड पर देख लो, सॉल्यूशन देख लो, आपको कोई दिक्कत हो तो बात करते हैं अपन आगे। ठीक है, अगला 43 बताओ भाई, ये रहा इरिगेशन वाटर। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इरिगेशन वाटर इज यूजुअली अप्लाइड टू द फील्ड व्हेन, कब लिया जाता है भैया, जब अवेलेबल मॉइस्चर, व्हेन अवेलेबल वाटर मॉइस्चर इन अ रूट जोन ऑफ अ क्रॉप कैन बी डिप्लीटेड बाई। देखिए कैन बी डिप्लीटेड बाई पूछ रहा है, कैन बी डिप्लीटेड बाई, तो लगभग हमारे पास कितना होता है, मैंने 70 से 80 बोला है, अब किसी में 50 भी होता है, 100% तो होता नहीं है, 10-20% भी नहीं होगा, तो 80% तक जा सकता है, तो हम सी आंसर लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन था ना एक, परमिसिबल डिप्लीशन लिमिट 50% भी थी, तो यहाँ 50 से 80%। अब ये कोई बेसिक थ्योरी नहीं है,
हाँ, परंतु 100% नहीं हो सकता, 10% बहुत कम है, ये भी गलत होगा। तो भैया एक ही ऑप्शन बचेगा, 80% तक जो जा रहा है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको आना भी चाहिए। आपको ये परमिसिबल डिप्लीशन क्या होता है आपको पता है, कि आपको पता है फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच का पानी ही यूज़ होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मरने का वेट करेंगे, हम उसमें अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट तक ही वापस से फिर पानी वापस से देंगे। तो अलाउेबल डिप्लीशन जो रेट होती है 50 to 80% तक होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज डिपेंडेंट अप टू द टाइप ऑफ, बताओ ये कर दिया फ्रीक्वेंसी, आपका क्वेश्चन ये आ चुका है ना, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस पर निर्भर करेगा, सॉइल, क्रॉप और क्लाइमेट, सी ऑप्शन होगा 44 का। हाँ 45 देख लेते हैं, 45 नंबर में कह क्या रहा है एक बार पढ़ लेते हैं, देन अब आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना चैप्टर, ठीक है। अब हम आगे कैनाल वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कह क्या रहा है और हमें करना क्या है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 में ये कह रहा है अ सॉइल हैज़ अ फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, 25% है फील्ड कैपेसिटी। फिर कह रहा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, करा चुका हूँ ये क्वेश्चन है ना, आप कर लेना खुद से। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है 15, में हिंट दे देता हूँ। स्पेसिफिक वेट जो दे रखा है यानी कि गामा डी दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। रूट जोन डेप्थ जो दी हुई है वो कितनी दे रखी है, डेप्थ ऑफ रूट जोन 90 सेंटीमीटर दे रखी है। डेटा बदला हुआ है, अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, तो सिंपल डी डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, डी डब्ल्यू गामा डी बटे में गामा डब्ल्यू इंटू में फील्ड कैपेसिटी माइनस में पी डब्ल्यू पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके, आप इनको एक बार सॉल्व करना, सब कुछ तो दिया हुआ है। सेंटीमीटर में तो रख लो 90 सेंटीमीटर इंटू में गामा डी 14.7, ये एग्जैक्ट रख लेते हैं 9.81 इंटू में फील्ड कैपेसिटी 0.25 माइनस में 0.15। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कर लो सॉल्व, अब कर ही रहे हैं तो लगे हाथों 4.7 डिवाइडेड बाई 9.81 गुणा में 90 गुणा में 0.10, तो ये हमारे पास आ रहा है 13.48, जिसको हम कह सकते हैं 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इजीली ये निकल के आ गया। ये वीट की बात हो रही है और तो क्या है, ठीक है। 135 mm जो वीट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 मेरे ख्याल से कराने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 46 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन कई आ चुके ना, तो अपन को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला भी अब आपको रट गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, तो इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू रिकमेंडेड सप्लाइंग इरिगेशन वाटर। दोबारा कह रहा है कि कितने दिनों बाद, फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है, तो दिमाग में घंटी बजे तो तुरंत बजा लो कि क्या होगा, रेडिली अवेलेबल वाटर बटे में कंजम्पटिव यूज। पर देखो जी क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डे विल यू रिकमेंडेड सप्लाइंग ऑफ इरिगेशन वाटर टू अ क्रॉप हैविंग प्लांट रूट जोन। प्लांट रूट जोन कितना दे रखा है, 0.8 मीटर। फिर कह रहा है द ग्रोइंग सॉइल हैविंग अ फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी कितनी दी हुआ है 80%, ओ सॉरी 30%। पीडब्ल्यूपी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है 15%। ठीक है, एंड द डेंसिटी जो दे रखी है रो डेंसिटी वो दे रखी है 1.5 ग्राम पर सीसी। कोई दिक्कत नहीं है, हम रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी यूज़ कर लेंगे, हो गया काम। ठीक है, तो कंजम्पटिव यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, कंजम्पटिव यूज सी का मान दे रखा है कितना 15 mm पर डे। देखो सब कुछ तो समझ में आ रहा है आपको, लक्षण तो दिख ही रहे। ओनली कितना अवेलेबल परमिटेड है, 60% डिप्लीशन परमिटेड है ना। तो हमको ये क्या करना होता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो यहाँ पर। तो हमारे पास पहले तो डेप्थ ऑफ, देखिए हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमारे दिमाग में ये तो आ गया अवेलेबल डेप्थ डी डैश बटे में सी यू, सब कुछ तो दिया हुआ है। डी डब्ल्यू डैश कैसे निकलेगा, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो निकलेगा वो पहले डेप्थ ऑफ रूट जोन रो डी बटे में रो डब्ल्यू इंटू में फील्ड कैपेसिटी माइनस में पी डब्ल्यू पी, ये तो टोटल है। डिप्लीशन कितनी है 60% है, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 0.60 से। ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ है आपको 0.8, ये दिया हुआ है 1.5 गुणा में ये दिया हुआ है 0.30 माइनस में ये दिया हुआ है 0.15 गुणा में ये दे रखा है 0.60 बटे में 1। तो यहाँ से डी डब्ल्यू डैश निकाल लीजिए सबसे पहले तो आप, तो एक बार मेरे साथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 0.15 गुणा में 1.15 गुणा में 0.8 गुणा में 0.60। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया 0.108 मीटर। ठीक है, एमएम में बात करें तो कितना आ गया 108 mm DW डैश। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 108 बटे में CU, कंजम्पटिव यूज दिया हुआ है आपको, ये रहा 5 mm। ठीक है, तो आप इसमें भाग दे दीजिए डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आएगा 21.6 डेज में आएगा। ठीक है, लगभग 21 दिनों बाद आप देंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सी ऑप्शन 21 डेज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आ रही हैं तो आप कर सकते हो आराम से ये चीज़ें और कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, सी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला देखो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो वही, वापस से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आ गया था ना वो समझ में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाला क्वेश्चन, एक बार लो। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो मैं ठीक है 21 दिन देख लो, एक बार उतार लीजिए। उतार लिया ना। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहना क्या चाह रहा है, एक बार ये देखो। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है इफ़ द इरिगेशन एफिशिएंसीज जो है, एक एरिया दे रखा है, एरिया कितना हेक्टर है, 10 हेक्टर ज़मीन है। ठीक है, उसमें इरिगेशन एफिशिएंसी जो दे रखा है वो कौन सी, अब ये कौन सी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, पर हम कुछ ना बोले तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो सकती है 80%। फिर कह रहा है देन द वाटर कन्वेंस लॉस, वाटर कन्वेंस लॉसेज जो है वो कितना परसेंट है, 10% लॉसेज है। ठीक है, 10% लॉसेज हो रहे हैं वाटर कन्वेंस में। फिर कह रहा है कि तो मतलब कि जो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितना है, 10% है। ठीक है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है वो हमारे पास 10% नहीं, लॉस 10% है। लॉस 10% है तो एफिशिएंसी कितना हो गया 90%। ये समझ में आ रहा हो, 10% लॉसेज हो रहे हैं तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी होगी 90%। और ये एफिशिएंसी डायरेक्ट दी हुई है, ये समझने की कोशिश करना, लॉसेज होते हैं तो ये आउटलेट पर लॉसेज हो रहे हैं 10%, और ये हमारे पास वैसे एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दे रखी है और कन्वेंस एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, कैनाल में होने वाले लॉसेज 80% है और आउटलेट पर जो होने वाले लॉसेज ये हैं। फिर कह रहा है चलो जो भी आप मान सकते हो। फिर कह रहा है रिक्वायरमेंट एट फील्ड, ये कह रहा है कि वाटर रिक्वायरमेंट, ये कह रहा है वाटर रिक्वायरमेंट एट अ कैनाल आउटलेट, कैनाल आउटलेट पर पानी की ज़रूरत कितनी हमको, हमारे को ज़रूरत है 10 सेंटीमीटर। पर 10 सेंटीमीटर पानी देने से क्या इतना ही पानी अगर कैनाल में दिया जाए तो काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, याद करो, एक चीज़ आई भी थी अपने पास अभी अभी, कि हमारा एक फॉर्मूला आया था। अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं एक बार, एक क्वेश्चन आया था, ये रहा, कि भैया जो GIR होता है, GIR होता है वो क्या हो जाता है, हमने इसको ड्राइव भी किया था आपके लिए, निकाला भी था, एप्लीकेशन एफिशिएंसी और कन्वेंस एफिशिएंसी, यही तो है। तो बेसिकली आपसे यही तो पूछ रहा है, नहरों में कितना पानी छोड़े, इतना पानी स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर इतना पानी मतलब 10 सेंटीमीटर डेप्थ स्टोर करने के लिए हमको कितना पानी छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आएगा 0.90 गुणा में 0.80। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बना इसको आप देख सकते हो, दिमाग लगा के तो कर ही सकते हैं, परंतु ये डायरेक्ट ही है, यहाँ से आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ये 10 की जगह ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास GIR यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, निकाल के देख लो एक बार आप इसको, 10 डिवाइडेड बाई 0.90 गुणा 0.80। मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा तो ये हमारे पास आ गई, अबे 10 में अगर डिवाइड करूँगा 0.90 का तो बढ़ना चाहिए, फिर डिवाइड करूँगा 0.80 का फिर बढ़ना चाहिए, तो ये आ गई 13.88 सेंटीमीटर। और एरिया से गुणा कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एरिया से गुणा कर दूँ डेप्थ को, तो डेप्थ का अगर ये मीटर में करूँ तो मीटर में करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.1388, ये मीटर में हो गया। और हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर है भैया, 10 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा गुणा में डिवाइडेड बाई 100
गुणा में 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 1388। 1388 क्वेश्चन कौन सा चल रहा था देवता? ठीक है, 1388 388, ठीक है, तो 3888, तो बताओ यहाँ से आंसर को होगा 13,900। 888 को 990 भी बोल सकते हैं ना, 900 भी बोल सकते हैं, 888 को 900 बोल सकते हैं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो हमको 10 सेंटीमीटर डेप्थ तो देनी है, तो अगर पहले सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। कितना भैया? हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। कितना? बढ़ाकर देनी पड़ेगी, जब भी तो आएगी। समझे आ रही? बढ़ा के देनी पड़ेगी। तो भैया एक ऑप्शन तो गलत हो गया, बी। ठीक है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इतनी एफिशिएंसी अच्छी खासी है उसमें, तो या तो ऑप्शन होगा ये या ये। आप इसमें भी तुक्का लगा सकते हो हल्का फुल्का, परंतु जब 10% लॉस होते हैं तो 10% ही अगर लॉसेस की बात हो रही है, तो 10% पानी जो ज़्यादा देंगे तो उसी में 11,000 कुछ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ही सही होगा? सी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 नहीं करा रहा, आप खुद से बता दो, मीटर में लिखना तो 8.64 यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ अ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन। आप स्वयं करो भैया, रूट जोन होने पर और इरिगेशन सप्लाई करने पर, वाटर स्टोर्ड मतलब NIR, सप्लाई मतलब, तो ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। फिर कह रहा है फॉर अ इरिगेशन वाटर अप्लाइड टू द फील्ड पेनेट्रेट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द देन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अगर यूनिफॉर्म हो रहा है, अगर मैं ये वाली चीज़ आपको आ गई थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है 1 माइनस में y/dw/y इंटू में 100, है ना, तो ये आपको आता है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो 100% है एफिशिएंसी, तो आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 100% होगी, 1 हो जाएगा। अगला देखो, खत्म करते हैं। क्या द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट। एफिशिएंसी किस पर निर्भर नहीं करती? क्लाइमेट पे बिल्कुल करेगी, टाइप ऑफ सॉइल बिल्कुल करेगी, मेथड ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल करेगी, ज्योमेट्री ऑफ कन्वेंस सिस्टम। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से कैनाल सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, जो फील्ड में होने वाले लॉसेस हैं उनसे करेगी, और क्लाइमेट कंडीशन पर तो करेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं होगी? केवल एक है, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री ऑफ कन्वेंस सिस्टम मतलब कैनाल सिस्टम, उस पर निर्भर नहीं करेगी। द एफिशिएंसी, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ा रहा हूँ। द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस डज नॉट। कन्वेंस किस पर निर्भर नहीं करेगी भैया? क्लाइमेट पर करेगी, गर्मियों में नहरों से ज़्यादा पानी उड़ेगा। ज्योमेट्री पर करेगी, बिल्कुल करेगी। किस पर नहीं करेगी? मेथड ऑफ एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया कन्वेंस एफिशिएंसी का मतलब आउटलेट तक पानी पहुँचाना। उसके बाद आप किस मेथड से कर रहे हो वो आपकी हेडक है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो। 53 और देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पोटैटो जो है वो रबी क्रॉप है, बहुत अच्छे से पता है। वीट जो है वो रबी क्रॉप है, आपको पता है। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। जो है बर्ली जो है वो हमारे पास कौन सी होगी? जो है वो खरीफ नहीं है, रबी है, तो ये गलत है। जो होगी मैंने आपको बताया भी था, तो ये खरीफ नहीं है, रबी क्रॉप है। तो आंसर हमारे पास सी ही गलत है, बाकी तो सब आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एसके गर्ग के सॉल्यूशन। अब बहुत ज़्यादा इसमें हम इतना टाइम दे चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इस चैप्टर में टाइम देने की ज़रूरत भी है। कुछ न्यूमेरिकल जो सब्जेक्टिव पार्ट के होंगे, जिसमें डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज, एवरेज डिस्चार्ज निकालने होते हैं, वो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, परंतु बाकी हमारे पास 99% सब कुछ आ चुका है, तो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बचता, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैनाल सिस्टम में एंटर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या पढ़ लिया है हमने, एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ ली, नेसेसिटी, बेनिफिट, टाइप्स और इरिगेशन मेथड पढ़ लिया। उसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पूरा हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पूरा हो गया, ड्यूटी पूरा हो गया, डेल्टा, बेस पीरियड, खरीफ रबी रेशो, फलाना ढिकाना, टाइम फैक्टर, ओवरलैप, अलाउंस, इरिगेशन एफिशिएंसीज, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का ये वाले जो 2 लाइन आपके सिलेबस में लिखी हुई है ये, और एक पहली लाइन जो है ये पूरी हो गई है इरिगेशन की, ठीक है। अब हम एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल और कैनाल सिस्टम्स जो हैं उनको देखेंगे,
फिर लॉसेज इन कैनाल, ये छोटा टॉपिक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होंगे इनको हम देखते हैं। फिर हम हाइड्रोलॉजी के पार्ट करेंगे, परंतु पहले अभी हमारे पास पहले इरिगेशन का कर लेते हैं, ठीक है। फिर फ्लड आउटिंग आ जाएगा, फिर वाटर लॉगिंग आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे हम यहाँ पर अपने साथ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।